नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपकी सलाह। और मैं अपने इस प्रोग्राम में उन लोगों के बारे में या फिर उनके तरीक़ों के बारे में आपको बताऊंगा जिन लोगों के ऊपर कोई झूठा मुकदमा हुआ था, लेकिन अपनी समझबूझ और सूझबूझ से वो लोग उस झूठे मुकदमे से बच सके और अपना बचाव कर सके। तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में और उनके तरीक़ों के बारे में आपको अपने इस प्रोग्राम में बताता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का ये छठा एपिसोड है। अगर इसके पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपकी सलाह नाम का, आप उसमें जाके देख सकते हैं पुराने एपिसोड। और यदि आपके पास भी कोई ऐसा तरीका या फिर कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ था और वो व्यक्ति अपनी समझ और सूझबूझ से और कुछ तरीकों को अपना के अपने आप को उन झूठे मुकदमों से बचा सका, तो आप उन तरीकों को हमें लिख के भेजिए। हम अन्य लोगों के साथ भी उन चीज़ों को शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इससे मदद मिल सके। आज की जो हमारी ये स्टोरी है वो एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है। इस स्टोरी में कुछ ऐसा मामला है कि शादी के 3 माह के भीतर ही पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है पति के साथ, और अपने सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है। पति के साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, नशा करती है और अन्य कई उसके अंदर गलतियां होती हैं। और इसके बाद पति जब इन चीज़ों के लिए समझाता है तो पत्नी पति के साथ मारपीट भी करने लगती है। पति को कई बार पत्नी ने चोटिल भी कर दिया था। उसके बाद एक दिन पत्नी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नशा करके अपने घर पे आती है और वहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग मचाती है, अपने पति को मार देती है, अपने पति की मम्मी को मार देती है। उसके बाद पति पुलिस बुलाता है। पुलिस आने के बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है और पति का एनसीआर यहाँ पे दर्ज हो जाता है। उसके बाद पत्नी एक दिन फिर से आके और पति के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर देती है। इसके बाद पति थाने में जाके पत्नी का कंप्लेंट करता है तो वहाँ पे पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। उसके बाद पत्नी भी पति के ऊपर केस करती है, उसमें भी कुछ कार्यवाही होती है, वो भी आगे हम जानेंगे। उसके बाद जो पति होता है वो कानूनी सलाह लेता है लोगों से। कुछ लोग उसे कहते हैं कि डाइवोर्स केस करो, कुछ लोग कहते हैं सेक्शन 9 करो। पति जब डाइवोर्स केस करने जाता है तो उसे पता चलता है कि 1 साल के भीतर, यानी अभी उसकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है और इस 1 साल के भीतर वो डाइवोर्स के लिए केस नहीं कर सकता। फिर लोग उसे सेक्शन 9 करने की सलाह देने लगते हैं, लेकिन सेक्शन 9 में ये पति को डर रहता है कि अगर पति सेक्शन 9 कर देगा उसके बाद पत्नी खुद आके कहने लगेगी कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, तो ऐसे पति खुद फंस जाता। पति पत्नी को रखना नहीं चाहता है और यदि सेक्शन 9 कर देता है और पत्नी आके कह देती है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, तब तो पति के लिए दिक्कत हो जाती। कोर्ट भी कहता कि तुम खुद केस किए हो और अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हो, जब पत्नी तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो लेके जाओ। तो ऐसे में पति के लिए बड़ी समस्या हो जाती। लेकिन पति इन सब से निजात पा लेता है, खुद स्टडी करता है और पता लगाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो सही रास्ता ढूंढ लेता है। और उसके बाद इन सब चीज़ों से वो बाहर आ जाता है और उसके ऊपर जो भी केस हुआ था वो जो भी केस करता है उसमें विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो पति को जीत मिलती है वो उसकी समझबूझ और जानकारी की वजह से मिलती है। लोग उसे मिसगाइड भी करते हैं, लेकिन वो अब खुद स्टडी करता है और पता लगाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो वही चीज़ करता है और फिर उसे जीत प्राप्त होती है। मैं भी आपको बार बार समझाता हूँ कि अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा ऐसे हो जा रहा है तो आप घबराइए मत, खुद स्टडी कीजिए, खुद पता लगाइए कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपको मिसगाइड नहीं होना है, बल्कि खुद और पता लगाना है कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही आपको कोई कदम उठाना है। अगर दूसरों की बातों में आप आके और कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो इसी वजह से आप मुकदमे में ज़्यादा लंबा झेल जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस मामले को पूरा बताने से पहले, जैसा मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि ये काम लीगल है या इनलीगल है, आपको ये करना है या नहीं करना है, तो इस मामले में जो पति ने किया है वो बिल्कुल लीगल है और आप इसे कर सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस कदम को उठा सकते हैं और आपको इससे जीत भी मिल सकती है। तो चलिए अब पूरा मामला जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या हुआ और पति ने किस प्रकार से अपनी पत्नी से छुटकारा पाया। मेरा नाम अर्जुन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मेरी शादी 2017 में हुई थी। मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा क्रूर और साइको किस्म की औरत थी। बात बात पे वो मुझसे झगड़ा करती थी, नशा करती थी, दिन रात फ़ोन पे लगी रहती थी। मना करने पे मेरे साथ मारपीट तक करने लगती थी और कई बार उसने मुझे घायल तक कर दिया था इन मारपीट में।
शादी के बाद मेरा और मेरे परिवार वालों का 3 माह के अंदर ही हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था उसकी वजह से। फिर मैंने अपने ससुर को ये सारी बातें बताई तो वो कहने लगे कि उसकी बेटी जो है वो थोड़ी गुस्सैल किस्म की है और इस विषय पे कोई बात नहीं किए। एक दिन मेरी पत्नी जो थी वो बाहर से काफ़ी ज़्यादा नशा करके आई, शाम का समय हो गया था और जब मैंने उसे समझाया तो वो घर की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी। मेरी माँ ने उसे जब समझाने गई तो मेरी माँ को भी उसने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेरी माँ की पीठ में चोट आ गई और उसकी कमर में भी चोट आ गई। फिर मैं उसे पकड़ के सोचा कि रूम में बंद कर दूं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जब मैं उसे बंद करने के लिए रूम में ला रहा था तभी अचानक उसके हाथ में कहीं से पेचकस आ गया और उस पेचकस से उसने मेरी हाथ में धंसा दिया और लगभग मुझे 1 इंच तक पेचकस धंस गया। फिर जब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो पापा ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस वहाँ पे आ गई। पुलिस ने जब ये सब मेरी पत्नी का तमाशा देखा तो दरोगा जो थे वो मुझसे मेरे ससुर का नंबर लिए और खुद उन्होंने मेरे ससुर को फ़ोन किया और बोला कि यहाँ पे आओ और अपनी बेटी को लेके जाओ। फिर रात में ही मेरे ससुर वहाँ आए और मेरी पत्नी को लेके अपने साथ चले गए। अगले दिन सुबह थाने में जाकर मैंने एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशन दिया तो पुलिस मेरी और मेरी माँ का मेडिकल कराया और एफआईआर न दर्ज करके एनसीआर दर्ज कर दिया। मुझे ये पता नहीं था कि यह सब चीज़ें क्या होती हैं और एफआईआर और एनसीआर क्या होता है। मुझे लगा कि केस दर्ज हो गया है और उसके बाद मैं घर पे आ गया। लगभग 15 दिनों के बाद एक दिन फिर मेरी पत्नी मेरे घर पे आ गई और मुझसे और मेरी माँ से लड़ाई करने लगी। माँ को धक्का दे दी, जिसकी वजह से माँ दीवार में जाके टकरा गई और उसकी सर में चोट आई और मुझे भी मेरी पत्नी ने पास में पड़ा एक ईंट का टुकड़ा उठाया और उससे दे मारा, जिसकी वजह से मेरे सर में चोट आई और मेरे सर से खून बहने लगा। फिर मैंने पुलिस को बुलाया और पुलिस आके पत्नी को थाने लेके गई और मैं मुझसे शिकायत पत्र लिया और उसके बाद मेरी पत्नी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 में एफआईआर दर्ज कर दी। अब मेरी पत्नी भी मुझे धमकी देने लगी कि वह भी मेरे ऊपर मुकदमा कर देगी। अब कुछ लोग मुझे सलाह देने लगे कि मैं भी अपनी पत्नी के ऊपर केस कर दूं। अगर पत्नी के ऊपर मैंने उससे पहले मुकदमा कर दिया तो मेरा पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और मेरी पत्नी की कुछ नहीं सुनी जाएगी। तो मैंने भी डाइवोर्स लेने का मन बना लिया और कोर्ट में गया और एक वकील साहब से मिला और डाइवोर्स केस करने के लिए बोला। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी शादी को अभी 4 माह हुआ है और शादी के 1 साल के पहले डाइवोर्स लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाया जा सकता है, तो आप डाइवोर्स केस मत कीजिए। उससे बेहतर है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 का केस कर दीजिए। इससे यह होगा कि अगर मेरी पत्नी केस करती है तो मेरा पक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और मेरा बचाव होगा। फिर वहाँ से मैं घर आ गया और अन्य लोगों से भी बात किया तो वह लोग भी मुझे बोले कि अगर मैं सेक्शन 9 का केस कर दूं और जब मेरी शादी को 1 साल हो जाएगा उसके बाद मैं डाइवोर्स केस कर दूंगा। फिर मैंने सेक्शन 9 के बारे में पता किया तो मुझे समझ आया कि मैं तो अपनी पत्नी को रखना ही नहीं चाहता हूँ, वह मेरे साथ रहना चाहती है और अगर मैं रखना नहीं चाहता हूँ और खुद सेक्शन 9 का केस कर देता हूँ तब वो खुद आके बोलेगी कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है और उल्टा मैं ही फंस जाऊँगा। मजबूरी में उसे मुझे अपने घर पे रखना पड़ जाएगा, जो मैं कतई नहीं चाहता था। फिर मैंने खुद लॉ के बारे में पता किया और स्टडी स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के बारे में, जिसमें जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविज़न किया गया था। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी रोक के मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 यानी जुडिशियल सेपरेशन के बारे में जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा या फिर मुझे मैसेज करिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल में कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 यानी जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। अब चलिए फिर से हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो मुझे सेक्शन 10 के बारे में ये बात पता चली कि अगर मैं कोर्ट में यह केस कर देता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं आ पाएगी। तो मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 का केस कर दिया, जो जुडिशियल सेपरेशन के लिए किया जाता है। जब पत्नी को यह नोटिस गया तो वह कोर्ट में न आके थाने चली गई और थाने में जाके मेरे ऊपर कंप्लेन कर दी। उसके बाद मुझे थाने में बुलाया गया। मैं थाने में जाने के बाद वही एनसीआर और एफआईआर को दिखाया। वहाँ थाने में भी
मेरी पत्नी का व्यवहार बहुत ज़्यादा उग्र रहा और यह सब देख के कुछ दिन हमारा काउंसलिंग हुआ। उसके बाद पुलिस ने उसके एफआईआर को नहीं लिखा और पुलिस ने खुद बोला कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ स्टोरी रोक के समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसा अगर समझ रहे होंगे कि आपकी पत्नी आपके ऊपर थाने में कंप्लेन कर रही है 498A का केस दर्ज कराने के लिए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है या फिर पत्नी की ही गलती पाती है और पुलिस वाला सही होता है तो वो पत्नी का एफआईआर नहीं लिखता है, बल्कि जो पत्नी कंप्लेन की होती है उसमें रिपोर्ट लगा देता है कि गलती पत्नी की है या फिर पति के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं बन रहा है, पत्नी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पति को फंसा रही है। तो ऐसे में कुछ मामलों में पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखती है पत्नी का। और वहाँ पत्नी ने साफ बोल दिया कि मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और मुझे इन सब मुकदमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और फिर मेरी पत्नी ने किसी प्रकार का कोई केस नहीं किया। मैंने बात अपनी पत्नी से किया कि हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, यही बेहतर होगा, तो वह इस बात पे नहीं मानी और बोली कि मुझे ना अब तुम्हारे साथ रहना है ना ही मैं डाइवोर्स दूंगी, क्योंकि अगर मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगी तो तुम आज़ाद हो जाओगे और दूसरी शादी कर लोगे। मैं ऐसे ही तुमको तड़पता हुआ और परेशान देखूंगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रहूंगी। फिर मेरा केस 1 साल तक चला और मुझे डिक्री मिल गई। अब 1 साल हो गया था मेरे विवाह का, तो मैंने क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स केस करने का फैसला लिया और डाइवोर्स केस किया। और उसके बाद पत्नी को नोटिस गया मगर वह केस में हाजिर नहीं हुई। कई बार नोटिस गया, पेपर में पब्लिश भी हुआ और इसके बावजूद भी मेरी पत्नी कोर्ट में नहीं आई। 1 साल तक ऐसे ही मेरा केस चलता रहा और जब 1 साल से ज़्यादा हो गया और ऐसे ही कई बार नोटिस गया, पेपर में पब्लिश हुआ, उसके बाद मेरे केस को जज साहब ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर दिया। मेरा जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 की डिग्री थी वह भी अब 1 साल पुरानी हो गई थी और वह भी एक डाइवोर्स लेने का आधार बन गई थी। अब मैं थोड़ा सा स्टोरी रोक के आपको यह भी चीज़ समझा देता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 10 की डिग्री है जुडिशियल सेपरेशन की, वो कैसे डाइवोर्स लेने का आधार बन सकती है। जैसा आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 जानते हैं, यदि पति मान लीजिए केस करता है और पति को डिग्री मिल जाती है और उसके बाद पत्नी फिर भी आके पति के साथ नहीं रहती है, तो इसके आधार पे 1 साल पूरा हो जाने के बाद यानी 1 साल तक डिग्री मिलने के बाद पत्नी आके पति के साथ नहीं रहती है तो पति डाइवोर्स केस कर सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि मान लीजिए सेक्शन 10 का केस किया जाता है और सेक्शन 10 की डिग्री मिल जाती है और 1 साल तक पति पत्नी साथ नहीं आते हैं, यानी जो सेक्शन 10 की डिग्री होती है वो अलग अलग करने के लिए होती है और डिग्री मिल जाने के बाद यदि पति पत्नी एक साथ फिर रहना नहीं शुरू करते हैं 1 साल के भीतर, तो ये भी एक डाइवोर्स लेने का आधार बन जाता है और आप इस आधार पे भी डाइवोर्स ले सकते हैं। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाने के बाद सबूत के तौर पे मैंने वो एनसीआर और एफआईआर और सेक्शन 10 की डिग्री लगाई और उसके बाद मेरी मम्मी और पापा की गवाही भी हुई और इन सब सबूतों के आधार पे मुझे 2 साल तो लगे डाइवोर्स केस लड़ने में और 2 साल के बाद मुझे डाइवोर्स की डिग्री मिल गई और मेरी पत्नी से मुझे छुटकारा मिल गया और मेरा डाइवोर्स हो गया। मेरे मामले में मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं किया था लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और उसका यही कहना था कि मैं जब तक नहीं चाहूँगी तब तक मुझे डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं लड़ा और अपनी जानकारी के आधार पे और सही रास्ता मुझे मिल गया कि कैसे लड़ना है, क्या करना है। उसके बाद मुझे ये डाइवोर्स की डिग्री मिल गई और अपनी पत्नी से छुटकारा भी मिल गया और उसका घमंड भी टूट गया इस बात का कि वो महिला है और यदि वो नहीं चाहेगी तो मुझ पति को डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। मैंने उसके इस घमंड को भी तोड़ दिया और डाइवोर्स लेकर ही दम लिया। उधर जो मेरी पत्नी के ऊपर 323/504 में एफआईआर हुआ था उसमें भी चार्जशीट लग गया था और वारंट भी हो गया था। एक दिन पुलिस मेरी पत्नी के घर गई लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिली, तो मेरे ससुर को समझा के आई कि कोर्ट में आके जमानत कर लो, नहीं तो अगली बार हम आएंगे तो गिरफ्तार करके लेके तुमको जाएंगे। उसके बाद मेरे ससुर आके मेरा पैर पकड़ने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि उस केस को वापस ले लो। मुझे भी दया आ गई और मैंने उस केस में समझौता कर लिया क्योंकि अब मैं इन सब केसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था और अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता था। मैं भी शादी ब्याह करके अपने लाइफ को सेट करना चाहता था। मैं अब इन कोर्ट कचहरी और मुकदमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। जो हुआ उसे भूल के मैं आगे बढ़ गया।
तो ये जो स्टोरी थी उसमें पत्नी ने तो कोई केस नहीं किया था, लेकिन पत्नी काफ़ी ज़्यादा क्रूर थी और उसे घमंड था कि वो डाइवोर्स नहीं देगी तो पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन पति ने अपनी सूझबूझ और समझ से डाइवोर्स लेकर ही रहा। पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 का भी केस कर दिया था ताकि पत्नी ज़बरदस्ती घर में ना आके घुसे। और मान लीजिए आपकी पत्नी भी ऐसी है और आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 का केस करते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है और उसके बाद पत्नी यदि आपके घर में घुसने का प्रयास करती है तो आप तुरंत पुलिस बुला सकते हैं और पत्नी के ऊपर उल्टा केस दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए ऐसा ही आपका मामला चल रहा है, पत्नी बार बार आपसे लड़ाई झगड़ा कर रही है और ये आपको डर बन गया है कि पत्नी भविष्य में आपके ऊपर कोई केस कर सकती है। तो ऐसे में जब जब भी आपकी पत्नी आपके साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें करती है तब तब आपको पुलिस बुलानी है, पुलिस कंप्लेंट करना है। मान लीजिए आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही है, फिर भी आपको रजिस्ट्री से भेज देना है और उस कंप्लेंट की कॉपी और जो आपके पास रसीद मिली है उसे अपने पास रख लेना है। हो सके तो एनसीआर भी दर्ज आप करा सकते हैं। छोटा छोटा कोई मामला है जैसे 504 का मामला बन जा रहा है तो ऐसे में आप एनसीआर भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं और ये सारे सबूत इकट्ठा करते हैं तो भविष्य में इससे आपका बचाव होगा और इसके आधार पर आप चाहे तो डाइवोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो क्रूरता के अंतर्गत आती है और क्रूरता एक डाइवोर्स लेने का आधार होता है। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ भी बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।